विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कि गॉसियन तरंग संघ की रचना कैसे होती है। अब गॉसियन तरंग संघ क्या है कि एक ऐसा तरंग संघ है ये जिसके लिए अनिश्चितता गुणनफल का मान सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम होता है। और ये जो गॉसियन तरंग संघ है इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि आपके पास, अगर हम ये माने कि आपके पास जो तरंग आयाम है वो किसी शिखर पर केंद्रित है, तो उसके दोनों ओर ये समतल तरंगों के अध्यारोपण से बना हुआ गॉसियन वक्र दोनों तरफ, शिखर के दोनों तरफ क्या होता है, समरूप होता है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि ऐसा न्यूनतम तरंग संघ कैसे हम निर्माण करें जो कि अनिश्चितता गुणनफल का मान जिसके लिए सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम हो। हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब जो उसकी स्थिति की अनिश्चितता है कण की, और कण की जो संवेग की अनिश्चितता है उसका गुणनफल h कॉस की कोटि का होना चाहिए। अब यहाँ इसके निर्माण के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, एक श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का सहारा लेते हैं, श्वार्ट्ज सर्वसमीका का सहारा लेते हैं। और उसके अनुसार अगर हमारे पास f और g दो स्वैच्छिक फलन हैं तो हम श्वार्ट्ज सर्वसमीका से कह सकते हैं कि आपके पास इंटीग्रल एफ स्क्वायर डी टॉ और इंटीग्रल जी स्क्वायर डी टॉ, जहाँ ये इंटीग्रेशन कहाँ किए जा रहे हैं, संपूर्ण समष्टि में किए जा रहे हैं, उसका मान अधिक होगा या बराबर होगा किसके, इंटीग्रेशन एफ स्टार जी डी टॉ के वर्ग के, जहाँ पर आपके पास एफ स्टार क्या है कि जो फलन f है उसका संयुग्मी फलन है। तो और यहाँ पर एफ स्क्वायर, जैसे कि हम साई स्टार साई करते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन के लिए, उसी तरह यहाँ एफ स्क्वायर का हम कह रहे हैं कि एक फलन इस तरह का है कि एफ स्क्वायर का मान, इसका संयुग्मी फलन भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ एफ स्क्वायर का मान क्या है, एफ स्टार एफ, और जी स्क्वायर का मान क्या है, जी स्टार जी के बराबर होता है। और ये श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी तब लागू होती है जबकि एफ और जी क्या हो, लीनियर फंक्शन हो, एक दूसरे पर लीनियर रूप से भी निर्भर हो। तो अगर हम ये मान लें कि आपके पास जो f है वो है आई माइनस आइटा क्रॉस डेल डेल एक्स ऑफ साई, क्यों, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये इसके लिए अनिश्चितता का गुणनफल न्यूनतम होना चाहिए। और अनिश्चितता गुणनफल में हम स्थिति और मोमेंटम लेते हैं, और मोमेंटम के संगत जो आपके पास ऑपरेटर है वो है माइनस एच क्रॉस डेल डेल एक्स, इसलिए हमने यहाँ पर वही लेने का प्रयास किया है और जी को हमने वही स्थिति लेने का प्रयास किया है। तो एफ फंक्शन मेरे लिए हो गया माइनस एच क्रॉस डेल साई डेल एक्स और जी हो गया एक्स साई। अब चूँकि एफ श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी ऐसे एफ प्रोपोर्शनल टू जी है, तो इसलिए एफ का मान हो जाएगा इक्वल टू सी जी के बराबर, जहाँ सी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जो हमने फलन माने हैं मोमेंटम का और पोजीशन का, उसमें हम ये श्वार्ट्ज की कंडीशन लगाते हैं इनक्वालिटी की, तो मुझे मिल जाता है माइनस आइटा एच कॉस डेल साई डेल एक्स इज इक्वल टू सी एक्स साई। अब हमें यहाँ c का मान चाहिए, और c के मान के लिए भी हम श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का ही सहारा लेते हैं, और उसके अनुसार हम पहले मान निकालेंगे एफ स्टार जी डी टॉ का, तो वो मुझे मिल जाएगा आइटा एच कॉस डेल साई स्टार डेल एक्स एक्स साई डी टॉ। अब यहाँ पर हमें ये साफ दिख रहा है, चूँकि आइटा एच क्रॉस यहाँ पे इस फंक्शन में अपीयर हो रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि ये जो मैं ये मान जो निकालूंगी एक शुद्ध काल्पनिक संख्या मेरे पास आएगी। अब यहाँ पर दूसरी अगर मैं स्थिति देखूँ कि यहाँ पर चूँकि f को मैं सी जी लिख रही हूँ, तो यहाँ पर f स्टार को जब मैं रिप्लेस करती हूँ तो ये हो जाएगा सी स्टार जी स्टार इंटू जी टॉ। और समीकरण जो दो अभी अभी मैंने निकाला है उसके अनुसार एफ स्टार जी टॉ एक काल्पनिक संख्या है, इसलिए ये भी क्या होनी चाहिए, एक काल्पनिक संख्या होनी चाहिए। और इसके आधार पर मुझे पता लगता है कि जो सी स्टार है वो एक शुद्ध काल्पनिक संख्या होगी। और अगर ये शुद्ध काल्पनिक संख्या है तो हमने सुविधा के लिए तो सी भी क्या होगी, एक काल्पनिक संख्या होगी। तो हमने मान लिया कि सी का मान क्या है, आइटा एच क्रॉस अपॉन एल्फा स्क्वायर है। अब यहाँ पर जो मेरे पास एफ इक्वल टू सी जी है समीकरण, उसमें मैं एफ का मान भी रख देती हूँ, सी का भी रख देती हूँ और जी का मान भी रख देती हूँ। तो मुझे मिल जाता है माइनस आइटा एच क्रॉस डेल साई डेल एक्स इज इक्वल टू आइटा एच क्रॉस अपॉन एल्फा स्क्वायर एक्स साई। अब मेरे पास यहाँ पे डेल साई डेल एक्स के लिए मैं सॉल्व करती हूँ तो आइटा एच क्रॉस कट जाएगा, तो मुझे मिलेगा एक्स साई अपॉन एल्फा स्क्वायर। अब यहाँ से हम सॉल्व करके डेल साई को इधर ले आते हैं, तो डेल साई अपॉन साई इज इक्वल टू वन अपॉन एल्फा स्क्वायर एक्स डी एक्स बच जाएगा। अब हम इसको समाकलन करते हैं, तो समाकलन करने पे बन जाएगा ये एल एन साई
यहाँ मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो इसलिए ये बन जाएगा माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर। और एक चूँकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो एक कांस्टेंट है जिसे हम लॉग फंक्शन होते हैं तो लॉग के रूप में ही हम रखते हैं, तो ln n। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ln साई अपॉन n इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर, और ln का इन्वर्स फंक्शन लेंगे तो बन जाएगा साई इज इक्वल टू n ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका मतलब ये जो है ये एक न्यूनतम तरंग संघ को प्रदर्शित कर रहा है, जो कि जिसका आकार किसके जैसा है, गॉसियन तरंग। जब इसको प्लॉट करेंगे तो आपको ये गॉसियन वक्र ही प्राप्त होगा। तो इसका मतलब इसका आकार जो हमने ये न्यूनतम तरंग संख्या वाला जो तरंग संघ बनाया है ये गॉसियन के वक्र जैसा ही बन रहा है, इसलिए हम इसे गॉसियन तरंग संघ भी कह सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि आपके पास गॉसियन तरंग संघ के लिए हम आगे जब काम करते हैं तो अब मुझे n का मान चाहिए, क्योंकि यहाँ मैंने अभी n का मान नहीं निकाला था। तो n का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम तरंग फलन की नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को काम में लेते हैं, और जो तरंग फलन की नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है उसके अनुसार इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स का मान 1 होना चाहिए, यानी कि पूरे स्पेस में कहीं ना कहीं तो होगा ही सही, इसलिए उसके पाए जाने की संभावना संपूर्ण स्पेस में क्या होगी, 1 के बराबर होगी। तो उस आधार से हम नॉर्मलाइज कंडीशन का जब हम यूज़ करते हैं तो मुझे मिल जाता है n स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ हम 1 डायमेंशन के लिए काम कर रहे हैं। और जब मैं इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन रख के सॉल्व करती हूँ तो मुझे मिल जाता है रूट पाई अपॉन, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हम रखते हैं तो रूट पाई इंटू आपके पास अल्फ़ा आ जाता है इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे n का मान भी मिल जाता है, और n का मान मिल जाता है 1 अपॉन रूट अल्फ़ा रूट पाई की पावर हाफ। और यहाँ हम जब मैं वे फंक्शन में इसको पुट कर देती हूँ तो मुझे न्यूनतम गॉसियन जो तरंग संघ है उसका निर्माण होकर मुझे जो उसके संगत तरंग फलन मिलता है वो मिल जाता है साई एक्स जीरो इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फ़ा रूट पाई की पावर हाफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अल्फ़ा स्क्वायर, जहाँ अल्फ़ा क्या है, तरंग संघ की चौड़ाई मानी जाती है। अब मान लें अगर हम कि ये हमने देखा था कि यहाँ पर जो तरंग संघ का केंद्र है वो है x इज इक्वल टू 0 पर, और अगर हम ये मान लें कि आपके पास कि t इज इक्वल टू 0 पर तरंग संघ का जो केंद्र है x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x पर स्थित है, तब किसी अन्य समय पर जब डेल्टा x विस्थापन होगा तो हम डेल्टा x को किस तरह से निरूपित कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू के आधार पर कि x माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x की पावर होल स्क्वायर पावर हाफ, यानी एक तरह से वर्ग माध्य मूल मान मैंने यहाँ पर निकाला है। और सांख्यिकी में हम इसको मानक विचलन के रूप में भी x माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x को देखते हैं। तो यदि किसी समय t इज इक्वल टू 0 पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0 और p इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p को भी जोड़ेंगे तो मेरे पास क्या माना जाएगा कि माइनस एटा क्रॉस डेल साई डेल एक्स इज माइनस p एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p साई इज इक्वल टू माइनस एटा क्रॉस अपॉन अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ साई। अब यहाँ पर वही मैं साई वाले टर्म्स को एक साथ ले रही हूँ, एक्स और या डी एक्स वाली जो टर्म्स हैं जिसके सापेक्ष में इंटीग्रेशन करूँगी उसको अलग ले लेती हूँ, और अलग करके इसको 2 टर्म्स में हम सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करते हैं तो यहाँ स्वाभाविक है वही ln साई आएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे आपके पास एक्स ही बचेगा और आइटा अपॉन एच क्रॉस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी रहेगी सही। फिर अब आप इसका कांस्टेंट लगाएंगे ln n करेंगे, फिर इसका इन्वर्स फंक्शन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि साई इज इक्वल टू n ई की पावर माइनस एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी अपॉन एच क्रॉस इंटू एक्स। अब पुनः n का मान निकालने के लिए हमने क्या किया है, वही नॉर्मलाइज कंडीशन को यूज़ किया, और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन मेरे पास क्या है कि साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो जब मैं इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए इसको यूज़ करती हूँ तो पुनः मुझे जो n का मान है वो वही मिलता है कि 1 अपॉन अल्फा रूट पाई की पावर हाफ, और इसको मैं रख देती हूँ तो मुझे क्या मान मिल जाता है t इज इक्वल टू 0 पर जब केंद्र है गॉसियन वेव पैकेट का, तो मुझे मिल जाता, और यहाँ पे हमने मोमेंटम को भी जोड़ दिया है साथ में, तो मुझे क्या मिल जाता है कि 1 अपॉन अल्फा रूट पाई की पावर हाफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स साई एक्स जीरो मुझे मिल जाता है 1 अपॉन अल्फा रूट पाई की पावर हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर
इंटू एक्सपोनेंशियल आइटा अपॉन एच क्रॉस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी इंटू एक्स। यानी यहाँ स्थिति और मोमेंटम दोनों टर्म्स यहाँ मेरे पास मैंने जोड़ ली हैं। और अगर मैं त्रिविम में काम कर रही हूँ, 3 डायमेंशन में काम कर रही हूँ, तो मैं एक्स की बजाय किससे रिप्लेस कर दूँगी, आर से रिप्लेस कर दूँगी। बस इतना सा अंतर ही आएगा मेरे पास। और अब मान लो कि अगर आपके पास ये हमने काम किया जब स्थिति मेरे पास क्या थी, t इज़ इक्वल टू 0 थी। अब हम बात करते हैं जब t इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो साई एक्स टी फलन को मैं ज्ञात करना चाहती हूँ। यहाँ आप ध्यान दें तो मैंने x0 लगाया है, तो x0 यहाँ 0 किसके संगत है, ये 0 है आपके पास t के संगत, कि समय हम 0 पे काम कर रहे हैं। अब हम साई एक्स टी यानी कि जब t 0 नहीं है तब उसके लिए हम गॉसियन वेव पैकेट को देखना चाहते हैं। तो फौरी रूपांतरण से मैं देखती हूँ कि AP का मान, किसी भी ऐसे तरंग फलन का मान जिसके लिए कि हम संवेग की भी बात कर रहे हैं, उसके संवेग के आयाम का मान क्या होना चाहिए, 1/√2π h क्रॉस साई x0 e की पावर माइनस के एक्स डी एक्स से हम बात ए की पावर माइनस के एक्स डी एक्स से बात करेंगे। तो यहाँ पर साई एक्स टी का मान मैं पहले निकाल चुकी हूँ जब मैंने तरंग संघ की रचना की थी। तो साई एक्स टी का मान मुझे मिल जाता है 1/√2π h क्रॉस ए पी ई की पावर आइटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी डी पी। ये हमने पिछले लेक्चर में हम ये मान निकाल चुके हैं, इसलिए हम इस पर दोबारा नहीं जाएंगे। तो यहाँ एक बात ध्यान रखें, यहाँ चूँकि मैंने के किसके सापेक्ष कर लिया है तो यहाँ के रखूँगी, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं और देखते हैं कि अगर तरंग संघ की चौड़ाई डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स को मैं कैसे निरूपित कर सकती हूँ कि डेल्टा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर मान ले तरंग संघ का केंद्र मूल बिंदु पर था t इज इक्वल टू 0 पर, तब उस समय एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ क्या थी, x क्या थी, 0 थी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 0 रख देती हूँ तो डेल्टा एक्स जो कि किसी समय पर जो हम कह रहे हैं कि कण का विस्थापन हुआ उसका मान हो जाएगा सिंपली एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बराबर। और उस एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मान मैं जानती हूँ, प्रत्याशा मान मैं देख सकती हूँ किस तरह से डिफाइन करती हूँ नॉर्मलाइज वेव फंक्शन के लिए, कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो मान होगा वो मान हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ मैं ये इसको इस तरह से निरूपित कर रही हूँ। तो ये मान मुझे मिल जाता है कि एक्स स्क्वायर का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो मुझे मिल जाती है इंटीग्रेशन -∞ से +∞ साई स्टार एक्स स्क्वायर साई डीटा के बराबर। अब यहाँ से हम देखते हैं कि आपके पास अब साइज ये एक्स स्क्वायर को ये हम इधर ले लेते हैं, बन जाता है साई स्टार साई डीटा। तो साई स्टार साई डीटा हम जब करते हैं तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर डी एक्स, और 1 अपॉन यहाँ पर आपके पास आ जाता है अल्फा अपॉन √π के बराबर। क्योंकि यहाँ पर हमने अभी अभी देखा है कि हमारे पास जो साई का मान है वो साई का मान मेरे पास आया था किसके बराबर आपके पास, कि यहाँ पर n ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर के संगत था। तो उसी आधार पर हमने इसको निकाला है। तो एक्स स्क्वायर का मान मुझे मिल गया है कि आपके पास ये मान हो गया है कि आपके पास 1/√अल्फा। अब यहाँ पर हम इसका जब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व करते हैं तो 1/√π/a होता है, तो उससे मान इसका आ जाता है 1/2√π 1/अल्फा स्क्वायर की पावर क्यू। और हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर मिल जाती है L² /2। तो यानी कि जो डेल्टा एक्स है वो t इज इक्वल टू 0 पर जब हमने उसका केंद्र विस्थापित किया है तो इसका मान मुझे मिल जाता है L/√2 के बराबर, क्योंकि ये स्क्वायर के तो बराबर था। और अगर मैं इसका डेल्टा एक्स का मान निकालूंगी तो इसकी पावर हाफ करूंगी, तो यहाँ इसकी पावर हाफ मैंने की है तो मुझे मिल जाता है α/√2। तो अब यहाँ पर अनिश्चितता सिद्धांत से अगर मैं देखती हूँ तो मुझे अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार क्या होना चाहिए, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स शुड बी h×2 होना चाहिए। तो यहाँ से डेल्टा एक्स का मान जब हम निकालते हैं तो मुझे मिल जाता है आपके पास डेल्टा एक्स का मान चूँकि मुझे निकाल चुकी हूँ α/√2। तो यहाँ से मैं डेल्टा पी एक्स का जब मान निकालती हूँ तो वो मुझे मिल जाता है h×α/√2। अब x0 के फोरियर रूपांतरण से जब मैं काम करती हूँ तो AP का मान अब क्या हो जाएगा 1/2π h क्रॉस α/√π की पावर हाफ -∞ से +∞ e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर इंटू ई की पावर आइटा अपॉन एच क्रॉस एक्स माइनस पी एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी। अब यहाँ पर आपके पास इंटू एक्स इंटू डी एक्स हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से अब हम चलते हैं और इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास
ये जो मान मुझे मिलता है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा, तो मुझे मिल जाता है अल्फा अपॉन एच क्रॉस रूट पाई की पावर हाफ ई की पावर माइनस अल्फा अपॉन 2 h क्रॉस स्क्वायर पी माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी का होल स्क्वायर। तो संवेग समष्टि में जब मैं समय पर निर्भर गॉसियन तरंग फलन निकालती हूँ तो मुझे मिल जाता है साई एक्स टी इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ये जो मेरे पास फोरियर रूपांतरण था उसमें मेरे पास था 1/√2 एच क्रॉस ए पी ई की पावर आइटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी, जहाँ ई को मैं p² भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर अगर मैंने ए पी का मान रख दिया है तो ए पी का मान रखने के बाद मेरे पास जो समीकरण आ जाता है वो हो जाता है कि आपके पास अल्फा अपॉन 2 एच क्रॉस स्क्वायर रूट पाई पावर हाफ इज इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 h क्रॉस स्क्वायर इंटू पी माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी का होल स्क्वायर ई की पावर आइटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी की बजाय मैंने क्या लिख दिया इसको पी एक्स माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m इंटू टी डी पी। तो ये है आपके पास किस तरह से हम संवेग समष्टि में समय पर निर्भर और समय पर जब निर्भर नहीं है तो हम किस तरह से गॉसियन वेव पैकेट की रचना करते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए अगर हम याद रखें तो हमारे पास जो गॉसियन वेव पैकेट है उसके लिए जो कण है उसके लिए तरंग फलन का मान हम कैसे लिखते हैं, साई इज इक्वल टू एन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर, यानी सिंपली एक्स के टर्म से हम इसको निरूपित करें। जहाँ टी टर्म हमने नहीं ली है, समय पर निर्भरता नहीं ली है, तो मुझे ये फंक्शन मिलता है। और समय पर निर्भरता है तो हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि समय t इज इक्वल टू, जब t हम समय रख रहे हैं तो उस समय पार्टिकल के मोमेंटम में और स्थिति में कितना कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। धन्यवाद।